आज हम शुरुआत करेंगे संसदीय समितियां। और ये संसदीय समितियों के पहले थोड़ा एक और आपको बता दें, संसदीय विशेषाधिकार, ये दो पार्ट अभी पार्लियामेंट में बचे हुए हैं, उसके बाद फिर हम राष्ट्रपति पर आएंगे। और बच्चों ध्यान देने की बात है, कल हमने क्लास खत्म किया था कि प्रस्ताव संकल्प, और इस बात को फिर एक बार रिपीट कर दें, यानी जितने भी रेजोल्यूशन होते हैं, जितने भी संकल्प होते हैं, सब मोशन होते हैं, लेकिन जितने मोशन होते हैं सब रेजोल्यूशन नहीं होते। ये अंतर होता है। इसी बात को आप ऐसे कहो, कोई भी मामला आरंभिक रूप में मोशन है और जब उसमें मतदान हो जाए तो बन जाएगा रेजोल्यूशन, संकल्प। आरंभिक रूप में मोशन और जब उसमें सदन का मतदान हो गया तब बन गया रेजोल्यूशन। ये भी एक तरीका है अंतर करने का। अन्यथा दोनों तो समान ही है, तो अंतर केवल प्रक्रिया का है। जिसपे मतदान हो जाए वो संकल्प, जिसपे मतदान न हो वो प्रस्ताव। तो जैसे ही किसी मोशन पर मतदान हो गया वो बन जाएगा रेजोल्यूशन। मतलब बात ये समझ लो आप, अंतर उसमें दोनों में अंतर निकालने का प्रयास, क्योंकि दूल्हा तो आदमी व्यक्ति ही है, अरे शादी के बाद व्यक्ति दूल्हा हो गया, तो ऐसा थोड़ा व्यक्ति नहीं रहा। तो बात बड़ी स्पष्ट सी है कि पहले स्टेज में व्यक्ति होता है, बाद में शादी विवाह का दूल्हा हो जाता है। तो इसका मतलब पहले मोशन और बाद में मतदान हो गया तो रेजोल्यूशन। अब दूसरा, अब ये बात देख ली आपने कैसे संसदीय उत्तरदायित्व चलता है। इसे हर टॉपिक दोस्तों एक दूसरे से जुड़ जाता है। पहली बात आप याद रखोगे तो हमने संसदीय शासन की विशेषता बताया था कि संसद कार्यपालिका पर प्रति निगरानी रखेगी। वो तरीके हमारे पास आ गए, विधि के निर्माण के द्वारा, प्रस्ताव संकल्प प्रश्न के द्वारा, वित्तीय नियंत्रण के द्वारा। ये है संसद कार्यपालिका पर तमाम निगरानी रखती है। अब आप जरा सोच के देखो, इसका मतलब है संसद का अधिकार है कार्यपालिका की आलोचना करे। मैं निगरानी का मतलब बच्चों हो गया, निगरानी का मतलब हो गया कि मैं आपकी खामियां बताऊंगा, मैं आपकी विसंगतियां बताऊंगा, यही तो निगरानी है। अब निगरानी का ये मतलब नहीं जो आप कह रहे हो सब ठीक है। इसलिए जब खामियां और विसंगतियां बताने की बात आएगी तो सांसदों को, सदन को कार्यपालिका के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और दोस्तों आप जानते हो कार्यपालिका में कौन है? प्रधानमंत्री है। और हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री के जो सहायता करने वाले अधिकारी है, यानी कार्यपालिका आप जानते हो पावर का सेंटर है। अरे दोस्तों जो जरा सोच के देखो, एक डीएम कोई हो जाता है तो अपने आप को सिंघम ही समझता है, जो पुलिस कप्तान हो जाता है अपने आप को सिंघम समझता है। तो कई बार ऐसे सिंघम के द्वारा सांसद विधायक को थोड़ा भी भाव नहीं दिया जाता। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में घटना हुई जहां विधानसभा के पटल पर पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया और बाकायदा उन्हें दंडित किया गया। तो उन्हें वहां दंडित किया गया। ये दिखाता है संसदीय विशेषाधिकार। इसलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे संसदीय विशेषाधिकार। और आपको यह भी याद दिला दे, शब्दों पर खूब ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे संसदीय विशेषाधिकार। अच्छा, आप कहोगे सर संसद का ही विधानसभा का भी, तो जो विशेषाधिकार सांसदों को है वही विधानसभा के सदस्यों को है। फिर आप कहोगे विधायकों को या विधानसभा को? दोनों को। विधानसभा को सामूहिक विशेषाधिकार है, यानी विशेषाधिकार लोकसभा के भी हैं, विशेषाधिकार एक सांसद के भी हैं, दोनों विशेषाधिकार आते हैं। लेकिन अगर आप पहले शब्द पर ध्यान दो दोस्तों, पहला विशेषाधिकार, थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है। आप याद रखो जब भी हम किसी शब्द को देखते हैं बारीक तरीके से, तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 14 में हमने पढ़ा भाई सब समान सब समान, मतदान का अधिकार सबको समान है। यार लोकतंत्र तो माना जाता है कि समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। लोकतंत्र और विशेषाधिकार, ये तो ऐसा लगता है एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, एक दूसरे के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। और ये सच बात है। इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जो सांसदों या सदन को विशेषाधिकार है, तो आपको याद दिला दे
ये विशेषाधिकार कोई सामंतवादी विशेषाधिकार नहीं है, राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ये विशेषाधिकार क्या है? विशेष दायित्व है। तो अब विशेषाधिकार को ऐसे मत समझो जैसे कई बार हम ये समझते हैं कि भाई सांसद बन जाना। अरे दोस्तों, सांसद बन जाना कितने काम का मामला है। एक सांसद के यहाँ 1000 जनता पहुंच रही है कि साहब ये काम करा दो, ये काम करा दो। अब सांसद अगर कार्यपालिका पर निगरानी नहीं रखेगा, आप जरा सोच के देखो, अगर सांसदों को विशेषाधिकार न दिया जाए तो कार्यपालिका उनकी क्या सुनेगी? कार्यपालिका उनको भाव ही नहीं देगी। इसे हमारे संविधान निर्माता बड़े होशियार थे, उन्हें हर जगह को चेक एंड बैलेंस करके रखा है। यानी कार्यपालिका को निगरानी करने की इतनी बड़ी संस्था है, क्योंकि अभी आप देख लो दोस्तों, अभी कोई प्रधानमंत्री की आलोचना कर दे, मुख्यमंत्री की आलोचना कर दे तो कह देंगे मानहानि है, और पता चला खोपचे में गया वो। लेकिन सांसद विधानसभा सदस्यों को अधिकार तो होना चाहिए। अरे भाई, वो अपनी बात कह रहे हैं तो वो हम कहेंगे तो हम केवल मेरी बात है। एक सांसद या विधायक बोलेगा तो लाख जनता की आवाज को बोल रहा है वो। तो अपने सांसद को बोलने से रोक दिया, इसका मतलब एक जनता की आवाज दबा दी। इसलिए विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो विशेषाधिकार यहाँ लोकतंत्र के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतंत्र के अनुरूप है। क्यों? क्योंकि सांसद का विशेष दायित्व है। ये विशेष दायित्व है, और विशेष दायित्व क्या है? कार्यपालिका पर निगरानी बनाए रखना। विशेष दायित्व है कार्यपालिका को नियंत्रित करना, कार्यपालिका पर निगरानी बनाए रखना। ये विशेष दायित्व है, कार्यपालिका को नियंत्रित करना, कार्यपालिका को निगरानी बनाए रखना। अब सवाल है, ये विशेष दायित्व है तो सांसदों को कुछ विशेष अधिकार चाहिए। सांसदों को अब अगर ये विशेष दायित्व है, ये विशेष नियंत्रण का अधिकार है, इसका मतलब है सांसदों को और विधायकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। और विशेष अधिकार का मतलब है जो आम नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और क्या विशेष अधिकार है? पहला, सांसद या विधायक सदन के पटल पर, सदन के पटल का मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस, पटल का मतलब होता है विधानसभा में बैठ के, लोकसभा में बैठ के, राज्यसभा में बैठ के, वही पटल है, यानी उस सदन में बैठ के। तो सांसदों को सदन में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो जो बात आपको ध्यान में रखना है कि सदन के अंदर, बाहर नहीं। यानी बाहर कोई सांसद कोई बात कहेगा तो उस पर कोई मामला चल सकता है, लेकिन सदन के भीतर वो क्या कह रहा है इसमें पूर्ण तौर पे आजाद है। तो ये ध्यान देने की बात है, हम आप नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, ये संसदीय विशेषाधिकार इनको मिल रहा है अनुच्छेद 105 में सांसदों को, 194 में विधायकों को। ये विशेषाधिकार इन्हें मिल रहा है। अब इसका मतलब है हम आप बोलेंगे फंस जाएंगे। इसे राहुल भैया ने क्या किया? राहुल भैया रैली में कोई भाषण दे रहे थे। अब यही अगर राहुल गांधी ने सदन के भीतर कोई मामला कहा होता तो इस पर उनके कोई मानहानि का मामला नहीं चलता। तो इसका राहुल गांधी सांसद है, इसे ये भी दिखता है सदन के बाहर नहीं कह सकते, आप सदन के अंदर कह सकते हैं। अब सदन के अंदर कहने का मतलब है कि सांसद कुछ कहेगा तो सांसद की आवाज थोड़ी है, जनता कह रही है, इसी वो तो जो तो माध्यम है, उसने बोल दिया भाई जनता की आवाज, तो बोलने दीजिए उसे। जबकि आप जानते हैं अनुच्छेद जैसे 105 में सांसदों को आजादी है, जैसे 194 में सांसद विधायक को आजादी है, वैसे ही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आम नागरिकों को अधिकार दिया गया है। अब जो आम नागरिकों का अधिकार है वो क्या है? वो सीमित है। जो आम नागरिकों का अधिकार है दोस्तों, आपको याद होगा आर्टिकल 19, फिर याद कर लीजिएगा। आम नागरिकों को अधिकार क्या दिया गया है कि भैया जैसा ही हमने बोला, आम नागरिकों ने जैसा कोई बात बोली, तो अगर कोई कह देगा मानहानि किया, कोई कह देगा लोक व्यवस्था के खिलाफ है, तो हमारी अभिव्यक्ति पे तमाम रिस्ट्रिक्शन है।
आप अभी अपने न्यूज में अगर मामला देखा होगा तो हमारे शिल्पा शेट्टी है, और शिल्पा शेट्टी अमेरिका के एक व्यक्ति थे रिचर्ड गेरे। तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, रिचर्ड गेरे ने शिल्पा शेट्टी को थोड़ा सा इधर उधर कुछ किस कर लिया। एक व्यक्ति शिल्पा शेट्टी के खिलाफ न्यायालय में चला गया, उनका जो इन्होंने ऐसा किया अश्लीलता है, ये अभिव्यक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे आपके बोलने का अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन है, और अगर हमने ये सीमा लांघी तो स्वाभाविक रूप में न्यायपालिका हमें दंड भी दे सकता है, क्योंकि हमें आपको तो दूसरे की मानहानि करने का दावा नहीं है, न्यायपालिका के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हमें आपको तो ऐसा अधिकार नहीं है। लोक व्यवस्था खिलाफ, राष्ट्रीय एकता अखंडता खिलाफ हमें बोलने का अधिकार नहीं है, सांसदों को बोलने का अधिकार है। तो आप कहोगे सर ये बताओ, संसद कुछ भी बोले? तो स्वाभाविक रूप में कुछ भी बोले या सदन के पटल पर कोई मतदान करे, इसके लिए वो कभी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। न्यायालय के समक्ष वो उत्तरदायी नहीं होगा। आप ये बात जानते हो कि विधि के शासन में किसी को दंड देने की शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास है। भाई न्यायालय के अलावा और तो हमें कोई दंड दे नहीं सकता। अगर हमें न्यायालय दंड नहीं दे सकता, इसका मतलब आप मान लो दोस्तों, और हमें कोई दंड दे नहीं सकता। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा सांसद सदन के भीतर कभी मतदान करता है, किसी पक्ष में किया विपक्ष में किया, सदन के भीतर कुछ कहता है, उसके खिलाफ न्यायालय में कोई मामला नहीं लाया जा सकता, यही उसका विशेषाधिकार है। अब आप कहोगे सर ये बताओ, विशेषाधिकार सदन को है या सांसद को है? तो दोनों को है। विशेषाधिकार सदन को भी, चाहे विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, सदन को भी है, विशेषाधिकार सांसद को भी है, यानी व्यक्तिगत को भी है, समूह को भी है। तो सदन को विशेषाधिकार क्या है कि सदन में किसी व्यक्ति को बैठने की अनुमति देना, उसे बाहर कर देना, यानी सदन की कार्यवाही प्रकाशित करने से रोक देना, ये भी विशेषाधिकार है। संसद सदन की कार्यवाही प्रकाशित होने से प्रतिबंधित कर देना। फिर विशेषाधिकार क्या है? फिर विशेषाधिकार है सदन यानी दर्शक दीर्घा में बैठे किसी व्यक्ति को बाहर कर देना, ये सदन की कार्यवाही है। सदन में किसी के प्रवेश को रोक देना, ये विशेषाधिकार सदन का। और यहां तक कि सदन के संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करना, कब भोजन अवकाश होगा, यानी सदन के संचालन की प्रक्रिया, कब भोजन अवकाश होगा, कब हम कोई काम करेंगे, कितने बजे तक काम करेंगे, ये सदन का विशेषाधिकार है। और अगर इस विशेषाधिकार को उल्लंघन किया तो सदन को दंड देने की भी शक्ति है। आप कहोगे सर ये बताओ, तो विशेषाधिकार लिखा कहाँ गया? 105 में लिखा गया है या यहाँ लिखा गया है? तो हकीकत की बात है दोस्तों, जो सदन का विशेषाधिकार मिलता है वो सदन को भी है, संसदीय समितियों को भी है। ये बात ध्यान में रखने की है। जो विशेषाधिकार मिलता है सदन को भी है, संसदीय समितियों को भी है। ये विशेषाधिकार सभी के लिए है और समूह के रूप में है, और विशेषाधिकार के आरोप में संसद दंड भी दे सकता है। और आप पूछोगे सर ये बताओ, 105 में तो केवल यही 3 बात लिखी गई है। तो आपको हम याद दिला दें, संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर संविधान में केवल यही 3 बात लिखी गई है, क्योंकि 105 में उसके अलावा ये लिख दिया गया है कि समय समय पर संसदीय विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद स्वयं करेगी। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ भी अगर आप पूछोगे सर विशेषाधिकार को लिस्ट बता दो, क्या क्या है विशेषाधिकार, तो उसकी लिस्ट बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि संसद समय समय पर निर्धारित करती रहेगी। लेकिन सांसदों के विशेषाधिकार क्या है कि हमने पहले बता दिया कि उन्हें सदन में
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये उनके व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। फिर उन्हें सदन के आरंभ होने के, सदन के सत्र के आरंभ होने के 40 दिन पूर्व एवं 40 दिन बाद किसी सिविल मामले में हिरासत में नहीं लिया जाएगा। हिरासत में नहीं लिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखने की है। क्रिमिनल मामले में हिरासत में लिया जा सकता है, सिविल मामले में नहीं। सिविल मामले में हिरासत में नहीं लिया जाएगा, लेकिन क्रिमिनल मामले में हिरासत में लिया जा सकता है। तो क्रिमिनल मामला होगा तो स्वाभाविक रूप में हिरासत में लिया जाएगा, सिविल मामले में नहीं। तो ये सांसदों का विशेषाधिकार है। और फिर हमने कहा विशेषाधिकार तो यहां तक है कि मान लो किसी सांसद का टेलीफोन टेप हो सकता है, उत्तर है नहीं, किसी सांसद का टेलीफोन नहीं टेप कर सकते। अब सवाल ये है कि किसी सांसद को चोर कह देना क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन है? तो विवाद इस पर तमाम है, क्यों लिखा तो है नहीं, संसदीय समिति ही तय करेगी। क्योंकि दोनों सदनों ने क्या कर रखा है, इसके लिए संसदीय समिति गठन कर रखा है कि भैया समय समय पर हमें विशेषाधिकार आपको बताते रहेंगे। भाई इसका क्योंकि लिखा रूप तो है नहीं। तो अब ये बात हो गई संसदीय विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार इस तरीके से है। और आप कहोगे अगर मान लो सर संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ तो संसद दंड दे सकती है, दंड दे सकती है। दंड कौन देगा? संसद ही तय करेगी। और सिविल मामले का मतलब आप जानते हैं कि कोई संपत्ति का झगड़ा है, कोई परिवार का झगड़ा है, इस मामले में सांसद को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। इस मामले में सांसद हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब देखोगे कि विशेषाधिकार का उल्लंघन कौन कौन कर सकता है। कौन विशेषाधिकार का उल्लंघन कर सकता है, तो किसके किसके खिलाफ संसद कार्यवाही कर सकती है। तो बात ध्यान रखना दोस्तों, वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, वो मंत्री भी हो सकता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है, यहां तक कि कोई सांसद भी हो सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सामान्य नागरिक भी हो सकता है। थोड़ी ध्यान देने की बात है। यानी संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और एक बार तो हमारे प्रधानमंत्री पर, वर्तमान प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा था कि आप याद रखो प्रधानमंत्री और मंत्री कब विशेषाधिकार का उल्लंघन करते हैं, जब उन्होंने सदन के सामने कोई ऐसी बात कह दी जो तथ्यपरक नहीं है, यानी झूठी बात कह दी, तो ये सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। अब विशेष सदन के विशेषाधिकार का, मान लो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से आ रहे हैं और विदेश यात्रा से आ रहे हैं, कोई बात पहले सदन का सत्र चल रहा है और वो बात पहले बता दी आम जनता को, पहले बताना चाहिए सदन को, फिर विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। फिर अब देखोगे मंत्री, हमारे यहाँ एक बार मामला था, स्मृति ईरानी को सदन के सामने कह दिया और बाद में ऐसा पता चला कि जो बात कही वो ठीक नहीं है। और एक बार प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया था पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कि हमारे यहाँ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो रेन कोट पहन के नहाते थे। तो इसमें बड़ा बवाल उठ गया, उन्होंने कहा भाई ऐसा कहना ये बात ठीक नहीं है। तो कई विवाद आते रहते हैं। और आप याद रखो अधिकारी के भी खिलाफ, हमारे आईएफएस ऑफिसर थे, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे, रोनेन सेन, अमेरिका में तैनात थे और भारत अमेरिका के बीच सिविल परमाणु समझौता हो रहा था। और सदन में आकर ये कह दिया कि ये जो हमारे सांसद हैं वो तो बिल्कुल हेडलेस चिकन है, ये बिना नेता के मुर्गी जैसे हैं, बिना नेता के मुर्गी जैसे हैं। तो संसद ने कहा भाई ये कौन सी बात है, हमने मुर्गी कह दिया, जरा बुलाओ रोनेन सेन को। तो लेकिन रोनेन सेन ने आके सदन में माफी मांग ली। तो संसद ने कहा कोई बात नहीं, जाओ। और फिर किसी भी नागरिक के खिलाफ और सांसद के भी खिलाफ, अगर आपको याद हो
या याद न भी हो, चिंता की बात नहीं है। हमारे भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर आरोप था दोस्तों। मैं क्या बताऊं आपको, उनके ऊपर आरोप था, कई बार पीयू के चले आते सदन में, ये आरोप था। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा था, हम तो सदन में बैठे नहीं, तो मैंने कहा ये आरोप था उनके ऊपर। और तो आप कहेंगे सर इसके लिए उनके ऊपर मामला चला था? नहीं नहीं, एक बार क्या हुआ कि सदन में वो जा रहे थे, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली पूरे कि सदन में कैसे प्रवेश करते हैं, प्रधानमंत्री कहाँ से जाता है। तो इनके ऊपर एक सांसद ने कहा भाई तो सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि सदन के ऊपर पहले हमला हो चुका है। ऐसे कोई हम अब रास्ते बता दे रहे हैं, इसका मतलब भविष्य में भी सदन की सुरक्षा से समझौता हो रहा है, तो यह प्रॉब्लम आ सकती है। फिर ये बात कहेगी नागरिक, और नागरिक तो आप जानते हैं, नागरिक का मतलब है कोई भी प्रेस का कार्यकर्ता, कोई प्रेस का कार्यकर्ता भी सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि सदन ने कह दिया कि अमुक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करनी है, लेकिन उस पत्रकार ने प्रकाशित कर दिया। और अब देखोगे, अब सवाल यह है कि हमारे यहाँ बड़ा अभी एक मामला आया था कि अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है, कई बार ऐसे मामले आ जाते हैं। एक बार कर्नाटक से मामला आया, फिर त्रिपुरा से मामला आया। अब मान लो कि हमारे यहाँ कोई विधायक है, वही मोबाइल देख रहा है। एक तो मोबाइल सदन बैठ के नहीं देखना चाहिए, और जब मोबाइल देख रहा है तो मान लो किसी पत्रकार ने कैमरा जूम कर दिया और फिर वो दिखा दिया, भाई देखिए हमारे विधायक महोदय क्या देख रहे हैं। तो क्या विधानसभा के द्वारा उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि भाई विशेषाधिकार के उल्लंघन के आरोप में सदन को दंड देने का भी अधिकार है, जबकि अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि भाई केवल न्यायपालिका ही दंड देती है। अभी तो ये अपने उत्तर प्रदेश में लिखा होगा। इसका मतलब है विशेषाधिकार के उल्लंघन में सदन के द्वारा दंड भी दिया जा सकता है। ये तो सिंपल सी बात है, विशेषाधिकार का मतलब है। लेकिन अब इसमें विवाद क्या है, इसमें मुद्दे क्या है? एक सामान्य सी बात हो गई, विवाद क्या है, मुद्दा क्या है, कि बहस का विषय क्या बनता है। और दोस्तों मुद्दा ये है, सांसदों और विधायकों से संबंधित विशेषाधिकार का मुद्दा ये है कि पहला, ये लिखित नहीं है। इसका मतलब पहला मुद्दा ये है कि विशेषाधिकारों का लिखित स्वरूप हमारे पास नहीं है। अब ये भी कह सकते हैं लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब संहिताबद्ध नहीं है, कोडिफाइड कर लेना। लिखने को संहिता भी कहते हैं। संहिता, अब चरक संहिता, जो चरक ने लिखा वो एक संहिता, एक साथ मिला लिया उसको। तो इसका मतलब है विशेषाधिकार कोडिफाइड नहीं है, संहिताबद्ध नहीं है, लिखे गए नहीं है। अब लिखे गए नहीं है तो निर्धारित कैसे होते हैं? संसदीय समिति के द्वारा। संसद में क्या है? एक विशेषाधिकार समिति है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक विशेषाधिकार समिति है। कोई मामला, वैसे विधानसभा में भी है, कोई मामला जब उठता है कि भाई अमुक व्यक्ति ने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया, तब विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है नहीं किया, ये मामला दिया जाएगा प्रिविलेज कमेटी को। लोकसभा का मामला होगा लोकसभा को, राज्यसभा का मामला होगा राज्यसभा को। ये प्रिविलेज कमेटी को मामला दिया जाएगा कि भाई अब आप देखोगे विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। तो जो कमेटी कहेगी उसी को मान लेंगे। अब इसका मतलब है तो आप कहते सर ये कौन सी बात हुई? अरे देश में विधि का शासन है, संविधान का शासन है, ये कौन सी बात है जो कमेटी कहेगी वो मान लेंगे? यहाँ तो आपत्ति की जा सकती है कि भैया ये कौन सा, रे भाई लिखित कुछ बना दो। ऐसा थोड़ी है कि विशेषाधिकार, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं हुआ विशेषाधिकार क्या है तो फिर कुछ भी हमको बोल दे तो कल के जब कहते हो विशेषाधिकार का उल्लंघन है, और ये विवाद की जड़ रही है। पहला मामला ये है क्योंकि अब इसमें लिख दिया गया है कि भाई संसद समय समय पर तय करेगी विशेषाधिकार क्या है। इसलिए अब देखोगे दोस्तों विवाद होता रहता है,
और जब लिखा ही नहीं गया है तो विवाद क्यों होता है? अब देखो विवाद क्यों आएगा, क्योंकि बात ध्यान में रखने की है, हमने संसदीय शासन लिया ब्रिटेन से और ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया है, तो जहां संविधान ही नहीं लिखा गया वहां विशेषाधिकार कहां लिखा जाएगा? और हकीकत की बात तो थी कि हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 105 में यहां तक लिखा गया था कि हमारे सांसदों को वही विशेषाधिकार होंगे जो इंग्लैंड के सांसदों को होंगे। ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसा हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये हमारे संविधान में हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम हमारे संविधान में लिखा गया था, अनुच्छेद 105 में था। अभी तो जनता पार्टी सरकार आई, 44वां संविधान संशोधन, जनता पार्टी सरकार ने कहा भाई ये कौन है, ये अंग्रेज चले गए, ऐठन नहीं गई, अरे हटाओ इनको। किसी दूसरे देश की संसद का नाम हमारे संविधान में लिखने क्या मतलब है बच्चों, इसको हटाओ। तो 44वें संविधान संशोधन से हाउस ऑफ कॉमन्स सब तो हटा दिया गया अनुच्छेद 105 से, लेकिन ये तो अभी भी लिखा हुआ है कि विशेषाधिकार संसद तय करेगी। सवाल ये है दोस्तों, इंग्लैंड में अलग सिस्टम है। अरे इंग्लैंड में अलग सिस्टम इसलिए है, इंग्लैंड में न तो लिखित संविधान है, और लिखित संविधान नहीं है तो मूल अधिकार का अध्याय नहीं है, मूल अधिकार का अध्याय नहीं है तो न्यायिक पुनरावलोकन अपने आप नहीं होगा। क्यों? देखो दोस्तों, क्योंकि देखो ब्रिटेन में अलग समस्या है। ब्रिटेन का आप कहोगे तो भारत और ब्रिटेन में फर्क है। ब्रिटेन में क्या है, लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, कोई मूल अधिकार का भाग संविधान में नहीं है। और ब्रिटेन में क्या है, शासन एकात्मक है, इसलिए संघात्मक शासन नहीं है। इसीलिए ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन हम आपको अलग से बताएंगे न्यायपालिका में। न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटेन में नहीं है, इसीलिए दोस्तों ब्रिटेन में तो संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन की संसद के बारे में बात कही जाती है कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय महिला के पुरुष, और पुरुष को महिला नहीं बना सकती। लेकिन ये बात 200-300 साल पहले कही गई थी, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था। आज तो ये भी संभव है कि पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये था, जो भी काम प्राकृतिक रूप में संभव नहीं है वो सब काम ब्रिटेन की संसद कर सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जो ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है उस पर कोई प्रतिबंध है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। दोस्तों बात ध्यान में रखो, अब हमारे यहाँ क्या है, संविधान लिखित है, जो जो ब्रिटेन में नहीं है वो सब हमारे यहाँ है। उल्टा अगर कर लो तो भारत में सब कुछ आ जाता है। ब्रिटेन का जस्ट उल्टा भारत में है। तो भारत में क्या है, संविधान लिखित है। इसलिए दोस्तों, इसे कहा भी जाता है भारत में संसद का शासन अपनाया गया है संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं। और ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है। ब्रिटेन में तो यानी ब्रिटेन का संविधान लिखित है, ब्रिटेन के संविधान में मूल अधिकार का भाग आता है, भारत के संविधान में मूल अधिकार भी है, भारत का संविधान संघात्मक भी है। और याद रखो, जब इतनी बातें होंगी तो न्यायिक पुनरावलोकन अपने आप आ जाएगा। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब तो हम न्यायपालिका में बता देंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, पुनरावलोकन। अरे जैसे मान लो कि आप देखते हो कि फिल्म जब रिलीज होती है, अब भोला कैसी आपको लगी, कई बार हम क्या करते हैं, फिल्म को देखने से पहले समीक्षकों की राय पढ़ लेते हैं कि भोला के बारे में विभिन्न समीक्षकों ने क्या कहा, कि अच्छी है बुरी है, तो उसी आधार में फिल्म देखते हैं। पुनरावलोकन इसका मतलब एक बार डायरेक्टर ने फिल्म बना ली तो दूसरी बार किसी आलोचक ने कहा जरा हम भी देख लेते हैं फिल्म कैसी है। वैसे ही कार्यपालिका विधायिका के कामों की समीक्षा जब न्यायालय करता है
वो पुनरावलोकन है। अच्छा, टीचर का भी काम तो पुनरावलोकन का ही है। बच्चे एक बार उत्तर लिख के दिखाते हैं तो हम फिर कहते हैं भैया ऐसे करो ऐसे करो, उसको पुनरावलोकन करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। क्यों? न्यायिक पुनरावलोकन के बेसिक फिलॉसफी है दोस्तों, आपको याद दिला दें। क्योंकि हमारे यहाँ संविधान लिखा है, जहां संविधान लिखा होगा संविधान सर्वोच्च विधि मानी जाएगी। संसद के द्वारा निर्मित विधियां उस सर्वोच्च विधि के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। संसद की कोई कार्यवाही उस सर्वोच्च विधि के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए तो फंडामेंटल राइट संविधान से दिया गया है। तो जो संविधान से दिया गया है, क्या उसे संसद छीन सकती? उत्तर नहीं। अब देखिए, यही तो मामला फंस रहा है। अब संसद कह रही है कि विशेषाधिकार के उल्लंघन में हम किसी व्यक्ति को दंडित करेंगे। हमारा संविधान क्या मूल अधिकार कह रहा है कि जीवन का अधिकार व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। लफड़ा हुआ कि नहीं? विवाद अपने आप आ जाएगा। अरे भाई, संसद बड़ी है या संविधान? तो आप कहोगे सर संविधान बड़ा है, संसद तो संविधान के नीचे है। इसका मतलब है संसद द्वारा किया गया कोई कार्य, संसद द्वारा किया गया कोई विधि संविधान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो अब सवाल है कि मूल अधिकार तो संविधान से है। आप कहोगे अरे सर फंडामेंटल राइट भी संविधान से है। फंडामेंटल राइट भी संविधान से है, मूल अधिकार भी संविधान से है। तो दोस्तों फिर इसका मतलब है कि विशेषाधिकार के नाम पर, अगर विशेषाधिकार भी संविधान में है, तो विशेषाधिकार के नाम पर मूल अधिकारों को दबाया न जाए। अरे दोस्तों, विशेषाधिकार संसद को इसलिए मिला गया है कि उसका काम सुचारू रूप में चलते रहे। भाई सदन को विशेषाधिकार क्यों मिला है? भाई सदन किसी को बुलाए तो आ जाए, यही विशेषाधिकार है। सदन के सांसद कहीं जा रहे हैं तो उनके आने जाने को कहीं रोका ना जाए, ये भी नहीं तो उनके काम बाधित होंगे। अरे सदन को विशेषाधिकार क्यों दिया गया है? कि अपने काम अच्छे तरीके से संचालित कर ले, अपनी बात बोल दे। अब विशेषाधिकार इसलिए थोड़ी दिया गया है बच्चों को, मूल अधिकार ही खत्म कर लें। जान है तो जान है। और मान लो कि विशेषाधिकार के आरोप में संसद ने किसी को जेल भेज दिया, तो उस व्यक्ति को न्यायपालिका में जाने का अधिकार है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जाएगा, 226 में जाएगा। अब संसद कह रही कि ना नहीं जाएगा, हमने किसी को दंडित किया, न्यायपालिका यहाँ क्यों आ रही है? न्यायपालिका कैसे उसको बचाएगी? इसलिए विवाद होता है। तो दोस्तों आप देखो, इसलिए हमारे यहाँ का जब आप मेंस में एक बार एक सवाल आया था कि क्यों भारत में संसद का शासन है, संसद की संप्रभुता है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं। संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन से है, और विशेषाधिकारों पर सीमांकन संसद इसलिए नहीं लगाती कि ब्रिटेन से कहते हैं ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ संसदीय विशेषाधिकार संविधान के खिलाफ नहीं होने चाहिए। पहला, मूल अधिकार के खिलाफ नहीं होने चाहिए, मूल अधिकार के खिलाफ नहीं होने चाहिए। और इनकी रक्षा कौन करेगी? न्यायपालिका। तो जब न्यायपालिका संसद कामों को देखती है तो इसके तो पुनरावलोकन, एक अवलोकन के बाद दोबारा अवलोकन, पुनरावलोकन, फिर से देखना। इसलिए अभी विवाद है दोस्तों। इसलिए आप देखोगे बार बार विवाद होता रहता है। तो विवाद का झगड़ा और विवाद इसी बात पे नहीं है। जब विवाद होगा तो न्यायपालिका आएगी। और ये बात एक ऐतिहासिक विवाद में आपको बता दूं, केशव सिंह केस। क्योंकि झगड़े बार बार होते हैं, क्योंकि जब न्यायपालिका इसमें आती है तो संसद कहती है अरे भैया विशेषाधिकार हम तय करेंगे, आप कौन होते हो? अरे हमारा विशेषाधिकार है यार, हम तय करेंगे। न्यायपालिका कौन होती है? न्यायपालिका कहती है अरे भैया हमें तो मूल अधिकार की रक्षा का काम हमें दिया गया है, संविधान की व्याख्या काम हमें दिया गया है। इसे टकराव बार बार होता है। इस टकराव में आखिर में कैसे रास्ता खोजा जाए, और एक बार नहीं बार बार हो रहा है। और देखिए न्यायपालिका ने निर्णय दिया भी है। सवाल ये है कि वो सरकार मानने को, संसद मानने को तैयार नहीं है। और चूंकि विशेषाधिकार परिभाषित है नहीं, तो विशेषाधिकार को लेकर विवाद इस बात पे भी बढ़ जाता है। विवाद तो यहां तक है कि आखिर में ये बताइए कि विशेषाधिकार क्या, सदन का विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये भी कंफ्यूजन है। अरे भाई, जो विशेषाधिकार
संसद कह रही है, अरे न्यायाधीश महोदय, आप कौन होते यार बताने वाले, क्या मानना है कि उल्लंघन है, आप कौन होते बताने वाले। न्यायपालिका कहती है भैया हमारे पास लोग आते हैं तो हम बताएंगे क्या करें। तो अब न्यायपालिका ने बड़े ऐतिहासिक मामले को, एक बार बड़ा विवाद हुआ, और वो विवाद कहाँ शुरू हुआ तो आपको याद दिला दें, न्यायपालिका ने क्या बना रखा है, विवाद कैसे हुआ। विशेषाधिकारों पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है। विशेषाधिकारों पर न्यायपालिका का अप्रोच क्या है। तो ये पहला बड़ा लैंडमार्क केस था, केशव सिंह केस। केशव सिंह बाद, और ये मामला था लग 1960 के ना 64-65 का मामला। अब कहा 1964, कहा आज। आप कहोगे सर ये कौन सी, वो अभी भी है, ये बड़ा मामला था दोस्तों। कई चीजें ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी होती नहीं। कोई मुद्दा दोस्तों, घटना पुरानी हो सकती है, मुद्दा थोड़ी पुराना होगा। और मुद्दा इसमें यह था, आज केशव सिंह पत्रकार थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा कार्यवाही देखने गए। केशव सिंह पत्रकार थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा कार्यवाही देखने गए, और हुआ क्या, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा कार्यवाही देखने गए तो उन्होंने कुछ हाथ में पंपलेट रखा था, और जो हाथ में पंपलेट रखा था वो विधानसभा में फेंक दिया। अब जो हाथ में पंपलेट रखा था विधानसभा में फेंक दिया, और एक विधायक के खिलाफ उसमें बड़ी आपत्तिजनक शब्द लिखे गए थे। कुल मिला के विधायक को गाली उली देने जैसी बात की गई थी। अब इस पंपलेट को दिया गया विधानसभा स्पीकर कि दोस्तों स्पीकर ही तय करेगा कार्य में विशेषाधिकार का उल्लंघन किसने किया। स्पीकर ने विधायक को बुलाया, स्पीकर ने उस सांसद केशव सिंह को बुलाया कि भाई केशव सिंह आओ। तो जब केशव सिंह को बुलाया गया और केशव सिंह सदन के सामने आए, सदन में सारे लोग बैठे थे, और केशव सिंह क्या हुआ, स्पीकर के सामने पीछ करके खड़े हो गए। बड़ी हैरान करने वाली घटना है, स्पीकर के सामने पीठ करके खड़े हो गए। और आपको मैं याद दिला दूं, स्पीकर के सामने पीठ करके खड़े होना है सदन के एक तरीके से अवमानना है। सदन का एक डेकोरम होता है, शिष्टाचार, और वो शिष्टाचारी तो है। अब किसी बड़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ है और हम चेयर पे बैठे हुए हैं, शिष्टाचार का उल्लंघन है। और कई बार तो ऑनलाइन क्लास में टीचर खड़ा हुआ होता है और बच्चे लेटे हुए होते हैं, तो बड़ी मेज कुर्सी में बैठना चाहिए, लिखना चाहिए, जो बात बता रहे हैं सब भूल जाएगी बात मामले। तो स्पीकर ने कहा भाई ये तो बड़ी बुरी बात है कि स्पीकर तरफ कोई पीठ करके खड़ा है, तो शिष्टाचार का उल्लंघन है। स्पीकर ने कहा केशव सिंह महोदय जरा आप इधर अपना मुंह तो करो। केशव सिंह ने कहा तुम बेकार के आदमी हो, मैं क्या करूं। स्पीकर ने कहा अरे ये तो हमने भी ऐसा कह दिया, ये तो बड़ा बेकार का आदमी है, ये तो पूरे सदन की अवमानना कर रहा है। और केशव सिंह को स्पीकर ने 7 दिन के हवालात में भेज दिया, उनका लखनऊ जेल में बंद करो इसको, बिल्कुल बंगड़ आदमी है ये। और केशव सिंह को उठा के लखनऊ जेल में ठूस दिया गया। तब तक अब आप जानते हो कि यही मूल अधिकार हमारे नागरिकों को है। केशव सिंह को मूल अधिकार याद आ गया और अनुच्छेद 226 लेकर पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में। और उस समय 2 न्यायाधीशों ने केशव सिंह की याचिका सुनते हुए उन्हें जमानत दे दी। केशव सिंह को जमानत मिल गई। ये हुआ केशव सिंह को बेल पे छोड़ो। और जैसे केशव सिंह को जमानत मिली, अब अगले दिन विधानसभा स्पीकर को पता चली कि भैया जिसको आपने हवाला में भेजा था न्यायपालिका उसको फ्री कर दिया। अब अगले दिन स्पीकर ने 2 न्यायाधीशों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि महोदय लोग आप आइए, आपने विशेषाधिकार का उल्लंघन कैसे किया। मामला बड़ा पेचीदा फंस गया। और पहली बार ऐसा हो रहा था जब न्यायाधीशों को विधानसभा में बुलाया जा रहा था, और बड़ा विवाद हुआ। यानी स्पीकर ने कहा आपने हमारे दंड में क्यों हस्तक्षेप किया। अब मामला इतना गर्मा गर्म हो गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसमें 26 जज थे, आज 160 जज है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट है देश का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय 26 जज थे, उन्होंने अपने पूरे
फुल कैपेसिटी से एक परमादेश दिया, आदेश दिया लखनऊ के एसएसपी को, मजिस्ट्रेट को, केशव सिंह को के जज को हिरासत में न लिया जाए। और मामला इतना गंभीर हो गया कि राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा, जो राष्ट्रपति को शक्ति है आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति ने अब उच्चतम न्यायालय से कहा कि भैया आप ही बताओ इसमें क्या होना चाहिए। और उच्चतम न्यायालय ने जो बताया वो आज भी काम चीज है। मुद्दा तो आज भी वही है, क्योंकि जब व्यक्ति बोलता है और संसद का विशेषाधिकार है, ये टकराते रहते हैं। तो केशव सिंह वाद में न्यायपालिका ने कहा क्या कि पहला कि सांसदों का विशेषाधिकार किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांसदों का विशेषाधिकार किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात कहने का दूसरा भी तरीका हमारे पास हो सकता है, यानी विशेषाधिकार के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। बात को आप थोड़ा और टेक्निकल अगर बनाना चाहो तो केशव सिंह केस में क्या कहा गया कि अगर आर्टिकल 105 या 194 और अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के बीच में टकराव हो जाए तो इस संघर्ष में कौन विजयी होगा? तो संघर्ष में विजयी होगा 105। बात तो यही है। न्यायपालिका ने कह दिया, न्यायपालिका ने बात कहा कि भाई देखो, संसदीय विशेषाधिकार व्यक्ति की बोलने का अधिकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात लॉजिकल भी थी कि व्यक्ति बोलता है तो एक व्यक्ति बोलेगा, और जब सदन बोलता है तो पूरा भाई आम जनता की आवाज आती है। 20 लाख लोग, 25 लाख लोगों की बात बोलता है, विधायक 5 लाख लोगों की बात बोलता है। यहां पर प्राथमिकता हमें देनी चाहिए, ये बात तय हो गई। उसके बाद केशव सिंह ने जीवन का अधिकार का मामला आ गया, लेकिन केशव सिंह में न्यायपालिका ने दूसरी बात कही कि यदि संसदीय विशेषाधिकार एवं जीवन के अधिकार के बीच टकराव आ जाए यदि संसदीय विशेषाधिकार और जीवन के अधिकार के बीच टकराव आ जाए तो जीवन के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिक होंगे। और न्यायपालिका ने यह भी कह दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठीक किया है, क्योंकि न्यायालय का दायित्व है, न्यायालय का दायित्व है कि मूल अधिकारों की रक्षा करे। तो इसलिए फंडामेंटल मामला माना जाता है, और यही कहा जाता है कि आज तक भी कंडीशन यही है। आज तक यही कंडीशन है कि भाई देखो, अगर कोई स्पीकर ने कहा कि स्पीकर ने कह दिया किसी पत्रकार को ये कार्यवाही आपको प्रकाशित नहीं करनी है, फिर भी आपने प्रकाशित कर दी, तो ये पत्रकार को इजाजत नहीं है, संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अब पता चला किसी विधायक को एक महीने जेल में ठूस दिया, तो भाई न्यायालय किस लिए बैठा हुआ है? और व्यक्ति के फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? तो अगर न्यायालय ने केशव सिंह को बरी कर दिया तो न्यायालय पर गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि संसदीय विशेषाधिकार असीमित नहीं है। संसदीय सर्वोच्चता का दावा मत करिए, और संसदीय सर्वोच्चता हो जाएगी फिर न्यायिक पुनरावलोकन खत्म हो जाएगा, और न्यायिक पुनरावलोकन नहीं रहेगा तो नागरिकों को, बच्चों, अधिकार कैसे मिलेंगे, आजादी कैसे मिलेगी? यही तो मूल मुद्दा है। इसलिए केशव सिंह का केस लैंडमार्क है। लेकिन आप जानते हो विवाद तो आज भी बने रहते हैं, क्योंकि हमारे इतने खुराफाती आदमी विवाद करने की कुछ आदत है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि पूर्व हामिद अंसारी थे,
और एक उर्दू अखबार ने उनको मूर्ख कायर कह दिया। तो उसको बुलाया गया संपादक को, भैया तुमने क्यों ऐसा कहा? तो उसने कहा कि हमने ऐसा कहा कि इसी बहाने हम चाहते थे कि हमारा थोड़ा सेल बढ़ जाए। क्या बताओ दोस्तों, हमारे तो ऐसे ऐसे खुराफाती लोग हैं जो कि अनावश्यक ऐसे बोलते रहते हैं। कई बार तो जानबूझकर विशेषाधिकार समिति ऐसे लोगों को छोड़ देती है कि कई लोग तो हमारे देश में, कई लोगों को तो बीमारी है कि हमेशा सुर्खियों बने रहना चाहते हैं, सुर्खियों और चर्चा में बने रहने के लिए हमेशा उटपटांग काम करते रहते हैं। तब ऐसे लोगों को बोलने की इजाजत तो नहीं दे सकती। ये कहा गया। और न्यायपालिका ने यह भी कह दिया, न्यायपालिका ने यह भी कहा था कि देखो, न्यायपालिका ने यह भी कहा कि विशेषाधिकार का उल्लंघन, ये केशव सिंह केस में नहीं, न्यायपालिका ने यह भी कहा कि विशेषाधिकार का उल्लंघन का मतलब है सदन की कार्यवाही में बाधा डालना। अब अवमानना का मतलब है कि हमने कह दिया कि सांसद भ्रष्ट हैं, सांसद चोर है। भाई इस बात से तो हमने संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न नहीं की। कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना ये विशेषाधिकार का उल्लंघन है। तो न्यायपालिका ने कहा अगर कोई ऐसी बात कहता है तो सदन की अवमानना इसे माना जाए। सदन की अवमानना का मतलब है किसी ने कह दिया कि सांसद, सारे सांसद हमारे भ्रष्ट हैं। एक बार तो कोई फिल्म अभिनेता था, अमरीश पुरी, नहीं ओमपुरी, उसने कह दिया हमारे सारे सांसद डाकू हैं। ये बात तो गड़बड़ बड़े दोस्तों। सांसद में हमारे सांसद बड़े अच्छे लोग हैं, एक आध दो लोग तो देखो गड़बड़ एलिमेंट हर जगह रहते हैं। अब पूरे सांसद को डाकू कह देना बड़ा अजीब सी बात थी। लेकिन जब न्यायालय के पास मामला गया तो न्यायालय ने कहा भाई देखो ये अवमानना है आपकी, विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है। विशेषाधिकार का उल्लंघन तब होगा जब कोई सांसद रेल से जा रहा है संसदीय समिति का काम करने, उसको बीच में किसी ने रोक लिया। सांसद ने आईएएस अधिकारी को बुलाया कि ये रिपोर्ट हमारे सामने लाइए, सांसद ने अधिकारी ने कहा नहीं दूंगा, ये विशेषाधिकार का उल्लंघन। कोई संसद में कार्यवाही देखने गया, उछल के स्पीकर की सीट पे पहुंच गया, ये विशेषाधिकार का उल्लंघन है। तो दरअसल हम दोनों बातों में अंतर किए रखें, हम दोनों बातों को एक जैसा न करें। अच्छा ये बात, और आपको ये भी याद दिला दें कि लास्ट में सोमनाथ चटर्जी के समय एक मुद्दा आया था। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के स्पीकर थे, तो उन्होंने 12 सांसदों को बर्खास्त कर दिया था। तो क्या ये भी सदन का विशेषाधिकार है? इस मामले में न्यायपालिका ने पूछा था। तो राजाराम पालवाद, तो एक बड़ा फेमस केस आया था, उस केस में राजाराम पाल वाद में ये माना गया कि किसी स्पीकर को सांसदों को बर्खास्त करने का भी अधिकार है। और दोस्तों आपको फिर याद दिला दें, अच्छा बर्खास्त करने का प्रोविजन न तो न संविधान में है, बट डिस्क्वालिफिकेशन संविधान में अयोग्यता है, सीटों के रिक्त होने का प्रावधान है, और लोकसभा नियमों में किसी सांसद को निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों निलंबन लगे, बर्खास्त लगे, बर्खास्त का मतलब है सदस्यता खत्म कर देना, और ये सोमनाथ चटर्जी ने किया था, 12 सांसदों को बर्खास्त कर दिया था। तो राजाराम पाल केस में कहा गया कि ये तो स्पीकर का विशेषाधिकार है, कर सकता है, ये इसका कहीं उल्लेख नहीं था। तो आपको याद दिला दें, निलंबित होने का मतलब है कि हमने किसी विधायक को कह दिया कि भैया आप 10 दिन के लिए इस सदन के सत्र में नहीं आएंगे क्योंकि बड़ा हंगामा कर रहे हैं। अच्छा निलंबन भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। अभी महाराष्ट्र में एक मामला था, एक विधायक को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, तो न्यायपालिका पहुंच गया। न्यायपालिका ने कहा भैया स्पीकर का निर्णय गलत है। अरे निलंबन सत्र के तो न्यायपालिका ने पूछा निलंबित क्यों किया इसे? स्पीकर ने कहा सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा था। तो ठीक है, बैठक में भाग लेने से रोक दिया, निलंबन का मतलब है। लेकिन जब सदन की कार्यवाही बंद हो गई तब उसको निलंबित करने क्या आधार है? तो न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। इसे बर्खास्तगी का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हमारे यहाँ ध्यान देने की बात है। बर्खास्तगी का मामला न संविधान में है न लोकसभा नियमों में है, इस वजह से इस पर विवाद हुआ था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि भाई स्पीकर को अधिकार है। तो निष्कर्ष है दोस्तों, इसका मतलब है कि क्यों झगड़ा होता है, विशेषाधिकारों पर विवाद क्यों होता है? लिखित नहीं है। विवाद क्यों होता है? हमारे मूल अधिकार भी है। विवाद क्यों होता है? न्यायिक पुनरावलोकन भी है।
इसलिए विवाद होता है। तो अब आप कहोगे देखो सर विवाद का समाधान, विवाद क्यों होता है, इन्हीं कारण होता है। तो आप कहोगे सर विवाद का समाधान क्या है? समाधान क्या है? अनुच्छेद 105 में संशोधन किया जाए, संसदीय विशेषाधिकारों को थोड़ा लिख दिया जाए, सीमा तय कर दी जाए। लेकिन संसद कहती है कि विशेषाधिकार हमेशा के लिए कैसे लिखे जा सकते हैं? अरे भाई परिस्थितियां बदलेंगे, विशेषाधिकार बदल जाएंगे, तो हमेशा के लिए हम कैसे बता दें कि एक ही विशेषाधिकार रहेंगे? तो दोस्तों झगड़े का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें निष्कर्ष में ये लाना होगा, निष्कर्ष की तरफ हमें तो भाई दोस्तों देखो दोस्तों झगड़ा तो चलता रहेगा और हमारा काम एक निष्कर्ष पे पहुंच जाना है, कंफ्यूज रहना नहीं। ये दुनिया जब से चली तब से झगड़ा हो रहा है, जब से रहेगी तब से झगड़ा होता रहेगा, और निष्कर्ष यही है कि संसदीय विशेषाधिकार इसलिए दिए जाने चाहिए कि संसद के काम अच्छे हों। संसदीय विशेषाधिकार व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी के दमन के लिए नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है विशेषाधिकार और व्यक्ति की आजादी के बीच में समन्वय संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसी में डिबेट खत्म। अब हम संसदीय शासन में आखिरी टॉपिक पर आएंगे। वैसे तो राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे तभी संसदीय शासन का ही पार्ट है, राष्ट्रपति भी संसदीय शासन का ही पार्ट है, लेकिन अब हम संसदीय शासन के जरा आखिरी टॉपिक पर आए और वो है संसदीय समितियां। वैसे संसदीय समितियां कई बार हमने आपको बता रखा है, लास्ट में फिर एक बार समराइज कर दें इसी बात को। तो अगला हेडिंग है संसदीय समितियां। पार्लियामेंट्री कमेटी। तो संसदीय समितियों का दोस्तों का वो आशय क्या है? अच्छा बात बड़ी सिंपल सी है। अगर बच्चों कभी आप हॉस्टल में रहे होंगे तो हॉस्टल में तमाम कमेटी बनती है, मेस कमेटी, कल्चरल कमेटी। अब सवाल है कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हॉस्टल में हो रहा है तो सारे बच्चों को तो नहीं बुलाया सकता, उसमें कुछ बच्चे महत्वपूर्ण होंगे, वो सारे निर्णय करते हैं। खाना क्या बनना चाहिए, पूरे हॉस्टल में 500 लोगों से पूछने से अच्छा है 5 लोगों की कमेटी बना लो। तो संसदीय समिति का मतलब ये होता है कि सांसदों से मिलकर बनने वाली समितियां, ये संसदीय समिति है, और ये अपना रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को सौंपे, और इन्हें लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय सहायता देगा कार्य करने में। इन्हें लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की सहायता प्राप्त होगी। इसे कहते हैं संसदीय समितियां। तो जो सांसदों से मिलकर बने वो संसदीय समिति है, लेकिन केवल सांसदों से मिलकर बनने से संसदीय समिति नहीं बन जाती, बल्कि सांसदों से मिलकर बनने के साथ साथ क्या है, वो संसद को रिपोर्ट भी करे। वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति को दे। इतना ही नहीं, अपने काम करने में लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों की सहायता ले। यह है संसदीय समिति का अभिप्राय। अब इसका उल्लेख कहाँ है दोस्तों, दूसरी बात है, संसदीय समिति का उल्लेख कहाँ है? तो संसदीय समिति का उल्लेख संविधान के 105 और 194 में है। बस केवल नाम लिखा गया संसदीय समिति। कहाँ लिखा गया है? कि जहां लिखा गया है कि सांसदों के विशेषाधिकार संसदीय समितियों को भी मिलेंगे, एक बात केवल है, बाकी कुछ नहीं। केवल एक बात लिख दी कि सांसदों के विशेषाधिकार संसदीय समिति को मिलेंगे, इतना मामला लिख दिया गया। लेकिन अब सवाल है कि इसके सदस्य कितने होंगे, संसदीय समिति के सदस्य कितने होंगे, इसके कार्य क्या होंगे, सदस्य क्या होंगे, कार्य क्या होंगे, ये सब लोकसभा नियमों में तय किया गया है। कितने प्रकार होंगे ये संविधान में नहीं, अपितु लोकसभा नियम का मतलब संसदीय नियमों से तय किया गया है।
इसलिए कहा भी जाता है कि संविधान में संसदीय समिति का परोक्ष उल्लेख है, इनडायरेक्ट मेंशन किया गया है। उसका इनडायरेक्ट मेंशन है, उसका सीधा उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये बात हो गई संसदीय समिति की उल्लेख। अब सवाल है प्रकार कितने हैं। संसदीय समिति के प्रकार कितने हैं? तो प्रकार होगा दोस्तों तदर्थ कमेटी, एडहॉक, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। अगर आपको याद होगा तो किसी विधेयक विशेष पर विचार करने के लिए तदर्थ समिति बनती है। दूसरा है परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी। यहां जो बात ध्यान रखने की है, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है जो सदैव बनी रहती है। हाँ, उसके सदस्य 1 साल बाद अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो कमेटी तदर्थ हो सकती है, स्टैंडिंग हो सकती है। यानी किसी विधेयक विशेष पर विचार के लिए क्या बनती है? तदर्थ कमेटी। क्योंकि विधेयक खत्म हो गया तो कमेटी खत्म। विधेयक विशेष पर विचार के लिए हमेशा एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी थोड़े समय के लिए हो, ट्रांजिशनल हो, वो है एडहॉक कमेटी। उसके बाद होता है आपका स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी। ये उसके प्रकार हो गए। और एक प्रकार और भी हो सकता है कि आप कहोगे कि एक सदन के मिल से बने प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी। जो समिति एक सदन के सदस्यों से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? सेलेक्ट। और जो दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं? संयुक्त, ज्वाइंट। ज्वाइंट ये प्रकार है। उसे कई कार्य के आधार पर भी हम अलग अलग प्रकार बना सकते हैं। कार्य के आधार पर भी हम प्रकार अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन ये संसदीय समिति के प्रकार हो गए। अदर देखते उसकी उपयोगिता क्या है दोस्तों। और फिर कुछ महत्वपूर्ण समितियों की बात हम करें तो संसदीय समिति की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता क्या है? क्योंकि याद रखिए संसदीय समिति में सभी पार्टी के लोग होते हैं। बात ध्यान रखने की, अनुपातिक, जिसकी संख्या ज्यादा वो पार्टी में ज्यादा। संसदीय समिति मैप जैसा होना चाहिए। हर देश का चित्रण होता है, बशर्ते रवांडा बुरुंडी जैसे छोटे देश को छोटा दिखाया जाएगा, कनाडा रशिया को बड़ा दिखाया जाएगा, तो रिप्रेजेंटेशन तो हर देश का होगा। तो उपयोगिता क्या है? कार्यपालिका पर बारीक नियंत्रण रखती है। याद रखिए उपयोगिता क्या है? संसद की आंख और कान है। अगर ये ना हो तो संसद चल ही नहीं सकती। उपयोगिता क्या है? सदन को विशेषज्ञता प्रदान करती है। उपयोगिता क्या है? स्थायित्व प्रदान करती है और दलगत मतभेद से दूर होती है। दलगत मतभेद से दूर होती है। ये उपयोगिता है। यानी आप याद रखिए भाई संसद का मूल काम है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। तो संसदीय समिति न हो तो संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रख ही नहीं पाएगी। अब जरा देखिए आंख और कान है, दोस्तों शरीर में आंख और कान ना हो तो आप समझ लीजिए शरीर चल ही नहीं पाएगा। इसलिए सदन जो भी काम करती है वो संसदीय समितियों की सहायता से ही करती है। नहीं तो 500 तले सदस्य, अरे भाई इतनी संख्या ज्यादा है, विशेषज्ञता नहीं है, समय कम है, दल आधार पर विभाजन है। इसे संसदीय समितियां सदन को विशेषज्ञता देती हैं, स्थायित्व। कहने को तो हमारे सदन के 3 सत्र हैं, लेकिन संसदीय समितियां साल भर काम करती रहती है। सांसद संसदीय समितियों का मेंबर भी होता है दोस्तों। इसलिए स्थायित्व प्रदान करती है, साल भर काम करती रहती है। और सदन में देखने पर ऐसा लगता है बीजेपी वाले कांग्रेस को खा जाएंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी को खा जाएंगे। हकीकत की बात है कि सब संसदीय समिति में आराम से बैठकर काम करते हैं। इसलिए संसदीय समिति न हो तो आप याद रखो दोस्तों, ठीक वैसे जैसे वाहन में टायर न हो
अगर संसदीय समिति न हो तो आप समझ लो वाहन का टायर पंचर हो जाए तो वाहन लेकर घूमो आप, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए संसदीय समिति की उपयोगिता आती है। बाकी बच्चों कल थोड़ी बात बची हुई है, कल से हम शुरू करेंगे कार्यपालिका या राष्ट्रपति। आज इतना ही।